हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 16। बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। ध्यान देना, इसका एक पार्ट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड क्रूशियल। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट। देख क्या बोला हुआ है। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड charges 90 per ton for its 6-ton truck lorry load from city A to B। तो वो जब ए से बी जा रहे हैं ना, एक टन का 90 रुपीज उन्हें मिल रहा है। प्लीज ध्यान रखना, वी आर द ट्रांसपोर्ट कंपनी, और फॉर द ट्रांसपोर्ट कंपनी दिस इज अ रेवेन्यू। अगर तुम किसी कस्टमर का एक टन लेके जा रहे हो, तो तुम्हें एक टन पे 90 रुपीज मिलेगा ए से बी जाने का। ठीक है। द चार्जेस फॉर द रिटर्न जर्नी आर 84 पर टन। तो बी से ए आओगे तो 84 रुपीज मिलेगा। एंड आगे क्या बोला हुआ है? नो कंसेशन और रिडक्शन इन दीज रेट्स आर इज मेड फॉर एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स, मार्क करेंगे एट एन इंटरमीडिएट स्टेशन सी। इंटरमीडिएट स्टेशन है, तो ए और बी के बीच में यू हैव स्टेशन सी। ठीक है। एंड बोला है कि इन जनवरी 2012, वापस से मार्क करेंगे, द ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नीज फॉर सिटी सी विद फुल लोड। फुल लोड मतलब 6 टन। 12 बारी ए से निकले वो लोग, 12 बार पूरा 6 टन लेके। आउट ऑफ विच 2 टन वर अनलोडेड ट्वाइस इन द वे एट सिटी सी। ट्वाइस इन द वे एट सिटी सी, 2 टन है ना वो लोग अनलोड कर दे रहे हैं। The truck carried a load of 8 tons in its return journey for 5 times, but was once caught by police and 1200 was paid as fine। फाइन क्यों भरना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि अगर फाइन देना पड़ जाए तुम्हें? बॉस, ट्रक का कैपेसिटी 6 टन है, तुम लेके कितना आ रहे हो? 8 टन। ओवरलोडिंग कर रहे हो, इलीगल है, इसलिए फाइन भरना पड़ा। एक बार लेके आए हो तुम 8 टन, 5 बारी, बट एक बार है ना तुम्हें वहां पे फाइन देना पड़ गया। और बोला है फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स द ट्रक कैरीड फुल लोड। अक्कल आ गई और आ गए वापस फुल लोड पे, विच इज 6 टन, of which all the goods on load were unloaded once at city C, but it returned empty without any load from C station to A station। ठीक है। The distance from city A to C and B are 140 and 300 kilometers respectively। Annual fixed costs and maintenance charges are 60,000 and 12,000। प्लीज ध्यान देना, इन जनवरी 12। तो अपने को जो ट्रिप्स का डेटा दिया हुआ है ना, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, एक महीने का। बट अपने पास जो कॉस्ट दिए हुए वो दोनों एनुअल है, 60,000 और 12,000। और बोला है रनिंग चार्जेस स्पेंड ड्यूरिंग जनवरी 2012 आर 2944। तो रनिंग चार्जेस आर 2944, तो मतलब ये क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हो गया। एंड ऑल्सो इट इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ओनली। और बोला गया है, देख, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या होता है सर? अरे जो तुम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हो वही एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है। देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एज कमर्शियल टन किलोमीटर एज वेल, जो तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड देखने दे, क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे ख्याल से। 1 सेकंड, स्टिल कंफर्मिंग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। तो इट विल बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 18। तुम लोग अभी जो टन किलोमीटर्स कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। वहां पे कोई भी है ना गलती मत कर देना, वहां पे कोई भी मिस्टेक करना नहीं। ठीक है। नाउ ऑल्सो दे हैव आस्क्ड फॉर प्रॉफिट, बट पहले है ना फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर दें। तो देख, कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर या कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैसे आएगा? इट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर्स। अब अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो अपने पास खर्चे में इन मीन 3.5 थोड़े से ही खर्चे हैं। तो कॉस्ट फाइंड करना इज नॉट अ चैलेंज ओवर हियर, वो बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द चैलेंज ओवर हियर इज द टन किलोमीटर्स। तो द टन किलोमीटर्स इज व्हाट यू एक्चुअली हैव टू फाइंड आउट। तो अब पहला काम करेंगे टन किलोमीटर्स फाइंड करने का। ठीक है। तो देख, अपने पास है ना ए डेस्टिनेशन है, सॉरी ए सिटी है, बी अपना फाइनल डेस्टिनेशन है, एंड देन देर इज एन इंटरमीडिएट स्टेशन सी। डिस्टेंसेस की बात करें तो ए टू सी का डिस्टेंस 140 किलोमीटर्स है।
और एकदम 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 ध्यान से, हाँ, ए टू बी का डिस्टेंस उन्होंने 300 किलोमीटर्स बताया है। ए टू बी का डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स बताया है, तो बैलेंस डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 160 किलोमीटर्स। बिल्कुल यहाँ पे गलती मत कर देना, नहीं तो है ना सब झोल हो जाएगा। ए टू बी एंड सी बोला है, तो मतलब ए टू बी और ए टू सी का डिस्टेंस दिया है। ए टू बी इज 140, ए टू सी इज 300, तो मतलब सी टू बी जो बचा हुआ पार्ट है ना, दैट इज फॉर 160 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, द ट्रक में 12 आउटवर्ड जर्नीज, मतलब ट्रक 12 बारी ए से बी गया है। देन ऑब्वियस सी बात है, ट्रक को 12 बारी बी से ए भी तो आना पड़ेगा ना। तो 12 आउटवर्ड जर्नीज लिख रहा हूं मैं, और 12 इनवर्ड जर्नीज लिख, ठीक है। अब इन 12 आउटवर्ड जर्नीज में एग्जैक्टली क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दीस 12 आउटवर्ड जर्नीज। तो यहाँ पे है ना दो इंस्टेंसेस हुए, दो इंस्टेंसेस। अपन लोग है ना दो बारी अपने साथ कुछ हुआ है, और एक सेकेंड ना, और अपने साथ 10 बारी कुछ हुआ हुआ। अब दो बारी क्या हुआ, अपन लोग ने जर्नी स्टार्ट की विद फुल लोड, अपन लोग ने सी स्टेशन पे 2 टन ड्रॉप कर दिए, और फिर सी टू बी कंटिन्यू किया, बराबर। अब उसको लिखेंगे कैसे, समझ। अपन लोग ने क्या किया है, अपन लोग ने क्या किया है, ए से सी तक पूरा लोड लिया है, सी टू बी अपन ने 2 टन कम लोड लिया है। तो अपन लोग इसको लिखेंगे कैसे, अपन को फाइंड क्या करना है, टन किलोमीटर्स, दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ टन्स इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स। तो नंबर ऑफ टन्स कितना हुआ, तो अपन लोग लेके गए हैं 6 टन, अपन लोग 6 टन लेके गए, बराबर। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स, अपन लोग लेके गए पूरा का पूरा 140 किलोमीटर्स। ए टू सी फुल लोड लेके गए ना, तो ए टू सी जो है वो फुल लोड के साथ था। तो ए टू सी मतलब अपन लोग ए से स्टार्ट करके सी तक गए 140 किलोमीटर्स विद 6 टन, तो ये हो गया उस पार्ट का टन किलोमीटर्स। फिर अपन ने 2 टन अनलोड कर दिए, तो अब बचे कितने टन, अपने पास बचे हैं 4 टन। तो 4 टन कंटिन्यू किया कितने किलोमीटर्स के साथ, अपने ने कंटिन्यू किया है 160 किलोमीटर्स के साथ, एंड दिस हैज हैपेंड 2 टाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली देख जर्नी को ब्रेक कैसे किया है, अपन ने ए टू सी 6 टन लिया था, तो पहले तो वो लिख दिया, प्लस सी टू बी अपन ने 4 टन लिया था, तो अपन लोग ने वो लिख दिया। तो नंबर ऑफ टन इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ये 10 बारी जो बचे हुए 10 बारी है, उस टाइम के लिए कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो क्योंकि कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो अपन लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, ट्रक गया ए टू बी विथ फुल लोड, मतलब वो 6 टन लेके गए फॉर कितना किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, फॉर 10 टाइम्स। 10 टाइम्स है ना वो सी टू बी गए विथ फुल लोड। ये समझ में आ रहा है क्या? तो देख, अपने पास जहां तक दो इंस्टेंसेस हुए, अपन ने है ना 2 बार है ना 2 टन अनलोड किया, तो अपन लोग ए टू सी गए विथ 6 टन पूरा का पूरा, 2 टन वहां पे अनलोड कर दिया, और फिर सी टू बी गए अपन लोग 4 टन के साथ, और ऐसा अपन लोग ने 2 टाइम्स किया है। तो बचे हुए 10 टाइम्स क्या हुआ, ए टू बी गए अपन लोग फुल लोड के साथ। ठीक है, ये तो हो गया आउटवर्ड। इनवर्ड जर्नी में क्या हुआ, द ट्रक कैरीड 5 टाइम्स के लिए कितना लोड, द ट्रक कैरीड 8 टन फॉर 5 टाइम्स। तो सिंपल है ना बॉस, यहाँ पे है ना अपन लोग बी टू ए आए हैं विद 8 टन ऑफ लोड। कितना टन, 8 टन, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, फॉर 5 टाइम्स, फॉर 5 टाइम्स। तो 300 किलोमीटर अपन लोग लेके आए हैं 8 टन फॉर 5 टाइम्स। ठीक है, एंड फॉर द रिमेनिंग 7 टाइम्स, एक क्वेश्चन ने बहुत प्यारी तरीके से बोला है, फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स द ट्रक कैरीड फुल लोड, फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स द ट्रक कैरीड फुल लोड, मतलब अब ये आ गए वापस औकात पे और 6 टन लेके जाना चालू कर दिया, बराबर। तो देख अब है ना यहाँ पे ये 7 टाइम्स है ना वो लोग फुल लोड लेके जा रहे हैं, बट वंस ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड एट सी स्टेशन,
एंड इट रिटर्न एम्प्टी विदाउट एनी लोड फ्रॉम सी स्टेशन टू ए स्टेशन। मतलब ये 7 टाइम्स को भी अपन लोग ब्रेकअप करेंगे। कैसे? अपन लोग बोलेंगे वन टाइम व्हाट हैपेंड, हम लेके गए 6 टन फ्रॉम बी टू सी, मतलब 160 किलोमीटर्स के लिए, प्लस 0 टन लेके गए फॉर 140 किलोमीटर्स के लिए, एंड दिस हैज हैपेंड वंस। तो अपन लोग गए फ्रॉम बी टू सी विद 6 टन, अनलोडेड एवरीथिंग एट सी, और फिर सी टू ए कंटिन्यू किया 0 टन के साथ, तो वो रिकॉर्ड हो गया। और अब जो बचे हुए 6 टाइम्स है, जो बचे हुए 6 टाइम्स है, अब क्या हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दिया है ना, तो अपन लोग यहाँ पे वेनिला सिचुएशन मान लेते हैं। मतलब क्या, कि डेट फ्रॉम बी टू ए विथ 6 टन, तो बी टू ए डिस्टेंस कितना है, तो किलोमीटर गए विथ 6 टन, एंड दिस हैज हैपेंड 6 टाइम्स। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, 6 टाइम्स। ये हो गया अपना कंप्लीट मैप रेडी। एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं मैप का। अपन ने क्या किया, अपन लोग ए से निकले बी की तरफ 12 बारी, उसमें से 2 बार है ना अपन ने 2 टन सी पे अनलोड किया। सो वी डिड ए टू सी विद 6 टन, सी टू बी विद 4 टन। ए टू सी का डिस्टेंस कितना है, 140 किलोमीटर, 6 टन लेके गए। और सी टू बी कितना डिस्टेंस है, 160 किलोमीटर, उसमें 4 टन लेके गए। और यहाँ पे ना ये हुआ है 2 बारी। फिर जो बचे हुए 10 बार है वो तो वेनिला सिचुएशन, ए टू बी विद 6 टन लेके चले गए। आते वक्त क्या हुआ, आते वक्त 5 बारी 8 टन है ना अपन लोग लेके आए, तो 5 टाइम्स 8 टन वर अनलोडेड। तो हम आए बी से ए 300 किलोमीटर विद 8 टन ऑफ लोड फॉर 5 टाइम्स। फिर बोला क्वेश्चन है, फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स द ट्रक कैरीड फुल लोड। फुल लोड मतलब 6 टन लेके आए। अब उस 6 टन में भी क्या हो गया, एक बारी है ना क्या हुआ, एक बारी ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड एट सी स्टेशन। तो अपन लोग बी टू सी आए विद फुल लोड, मतलब 160 किलोमीटर किया है अपन ने फुल लोड के साथ, 6 टन के साथ, सब कुछ अनलोड कर दिया। और सी टू ए आए अपन लोग 0 टन के साथ। ठीक है, दैट हैज हैपेंड वंस। एंड फॉर द रिमेनिंग 6 टाइम्स, फॉर द रिमेनिंग 6 टाइम्स द ट्रक कैरीड फुल लोड, मतलब वो बी से ए आए, 6 टन लेके आए, और 300 किलोमीटर पूरा का पूरा ट्रैवल किया है। अब अपन को क्या, बस अपन लोग है ना यहाँ इसके टन किलोमीटर ढूंढ लेते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, अपने टोटल टन किलोमीटर आ जाएंगे। समझा? तो देख, जैसे 140 × 6 एम प्लस, और 4 × 160, ये भी एम प्लस रिकवर किया × 2, तो ये हो गया 2560 टन किलोमीटर। फिर 6 × 300 × 10, ये हो गए 18,000 टन किलोमीटर। फिर 8 × 300 × 5, ये 12,000 टन किलोमीटर। 6 × 160, जीरो तो जीरो ही है, तो ये 960 है। फिर 300 किलोमीटर 6 टन × 6 टाइम्स, 10,800 टन किलोमीटर, ये हो गया। अब अपन इनको टोटल कर लेते हैं। टोटल में क्या है, 2560 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 960 प्लस 10,800, तो टोटल टन किलोमीटर्स अपने कितने बने? द टोटल टन किलोमीटर्स आर 44,320 टन किलोमीटर्स, एंड दोज आर द टोटल। अब एक बार टोटल टन किलोमीटर्स आ गया ना, तो कॉस्ट में कोई है ही नहीं। मतलब कॉस्ट में अपने पास क्या क्या है, फिक्स कॉस्ट है, मेंटेनेंस चार्जेस है, और रनिंग चार्जेस है। तो फिक्स कॉस्ट एनुअल है, तो एनुअल है 60,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो ये हो गया 5,000। मेंटेनेंस 12,000 है, बट वापस से एनुअल है, तो वो हो जाएगा 1,000। और ये हो गया 2944, तो 8944। अरे सर, फाइन, फाइन भी तो आएगा ना, वो भी तो कॉस्ट है। आंसर इज नो। कहानी समझो यहाँ पे एकदम अच्छे से, प्यार से, ढंग से समझना। मान लो तुम्हें बहुत भूख लगी थी, तुमने खाना ऑर्डर किया, और ये तुम्हारा डिलीवरी बॉय आ रहा है तुम्हारे लिए डिलीवरी देने। यहाँ पे था सिग्नल, सिग्नल था रेड,
अपने डिलीवरी बॉय ने होशियारी में आके सिग्नल जंप कर दिया, और जैसे ही सिग्नल जंप किया, कौन मिला? मिला उन्हें भाई साहब। हम इन्हें बुलाएंगे भाई साहब। और भाई साहब थे बड़े ही खुश। क्यों? कि बकरा मिल रहा था सामने से। भाई साहब ने बोला इन्हें हेलो, और हेलो के बदले इन्होंने दिए 200 रुपए। ठीक है। अब जब डिलीवरी बॉय तुम्हारे घर पहुंचा, 500 रुपए का खाना था, प्लस उसने 200 रुपए फाइन के मांग लिए, तुमसे मांगे 700। क्या तुम 700 रुपए दोगे? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? अरे भाई, वो तुम्हारी गलती है, तुम पे करो, हम क्यों पे करें? हमने थोड़े ना कहा था सिग्नल जम करके आना है। समझ में आया? तो पॉइंट क्या है? एनी एबनॉर्मल कॉस्ट दैट हैपेंस इन द बिजनेस, वो कस्टमर नहीं देगा तुम्हें कभी भी। कस्टमर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही पैसे देगा जो उसके बनते हैं, उसके कारण बनते हैं। तुमने गलती की, तुम पे करो। तो यहाँ पे है ना, नहीं आएगा फाइन कोई भी टाइप का, फॉर दैट मैटर कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट हुआ ना, तो वो आएगा नहीं। इज दैट क्लियर? हाँ। तो अब आ जाते हैं कॉस्ट पर टन किलोमीटर पे, which is total cost divided by total टन किलोमीटर्स। टोटल कॉस्ट कितना है? 8944। टोटल टन किलोमीटर्स कितना है? 44320। तो 8944 डिवाइडेड बाय 44320, 8944 डिवाइडेड बाय 44320, तो ये हो रहा है 0.2। ठीक है ना? तो ये आ गया अपने पास 0.2। और अब एक सेकेंड ना, 2944, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक जैसा लग रहा है क्या? नहीं ना? एक सेकेंड, आई थिंक देर इज सम मिस्टेक। 44 3, एक 32/6 प्लस 96 प्लस 1008। नहीं नहीं, बराबर है। ठीक है। सो ये आ गया 0.2। अब इन्होंने ना एक और पार्ट मांगा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा? देख, बहुत क्लियर बोला हुआ है। जब भी हम ए से कहीं पे भी जाएंगे, तुम भले सामान सी पे ड्रॉप करो या बी पे ड्रॉप करो, 90 रुपीज मिलेगा एक टन का। वापस आते वक्त 84 मिलेगा एक टन का, कहीं पे भी सामान ड्रॉप कर दो। समझ में आ रहा है? सुनो, यहाँ पे है ना 90 रुपीज पर टन वाले कितने टन है अपने पास? तुम ये जो 2 बार गए हो, 6 टन लेके ही निकले थे ना। तुम कहीं पे भी ड्रॉप कर दो, उससे मतलब नहीं है। तुम लेके निकले थे ना 6 टन। तो अगर तुम 6 टन लेके निकले हो, 6 टन अगर तुम लेके निकले हो, तो मतलब वो सारे के सारे 2 टाइम तुम 6 टन लिए। ये 10 टाइम भी सारे के सारे 10 टाइम 6 टन लेके निकले हो। तो मतलब बेसिकली सारे के सारे 12 टाइम्स जब तुमने स्टार्ट किया, सारे के सारे 12 टाइम्स जब तुमने स्टार्ट किया, तब तुम 6 टन लेके स्टार्ट किए हो। तो अगर सारे के सारे 6 टाइम 12 टाइम 6 टन लिया है, यू हैव टेकन 72 टन, जिसपे 90 रुपीज पर टन मिला है। तो 72 टन इंटू 90, 6480, तो ये हो गया। इतना कलेक्शन जाते वक्त मिल गया। आते वक्त क्या हुआ, ध्यान से आते वक्त तुमने 5 टाइम्स 8 टन लिया है। 5 टाइम्स 8 टन लेके आए हो। अब तुम कहीं पे भी ड्रॉप करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 84 मिलेगा। और बचे हुए 7 टाइम्स 6 टन तुमने ड्रॉप किया है। कहीं पे भी ड्रॉप करो, मिलेगा पूरा 84। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो रहा है? 7 6 42 एंड 40, 82 टन कैरी हुआ है, जिसपे 84 रुपीज मिलेगा। 82 टन इंटू 84, 6888 प्लस 6480। तो अपने को टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? रेवेन्यू मिलेगा 13368 रुपीज। इतना पैसा तुम्हें मिलेगा।
ये तुम्हारा रेवेन्यू है, इतना पैसा तुम कमाओगे, इतना पैसा मिलेगा, उसके सामने कॉस्ट कितना गया। देख 8944 तो ये तो ढूंढना ही था अपन लोग ने, बट नाउ नाउ तुम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढ रहे हो, यू आर फाइंडिंग योर ओन प्रॉफिट। अरे बॉस, ओन प्रॉफिट ढूंढते वक्त जब ये डिलीवरी बॉय सोचेगा कि मेरे को पूरे महीने के एंड में कितना पैसा कमाने को मिला, तो उसमें है ना वो जो फाइन लगा है वो भी तो माइनस होगा ना, उसके प्रॉफिट में से तो होगा। तो अब फाइन माइनस करेंगे 1200, और कितना हो गया, 3224। दिस विल बिकम योर प्रॉफिट। ये समझाया गया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए इवन वन डे बिफोर एग्जाम। इज दैट क्लियर? चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सून, टिल देन बाय बाय। हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 30। अब एक बात पहले ही बता दूं, दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लेंदी। अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आ गया ना, तो बॉस करना ही नहीं अपने, करना ही नहीं है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक, उसके लिए कम से कम इस क्वेश्चन को 15 मार्क का होना पड़ेगा, और अपने पास है ना उतना बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं। अगर ये 10 मार्क के लिए आ रहा है ना, तो इट इज नॉट वर्थ इट। तो फिर ये कर ही क्यों रहे, अगर ये ना करना ही नहीं है पेपर में तो। क्योंकि इंस्टीट्यूट हैज अ हैबिट ऑफ सॉरी, इंस्टीट्यूट हैज अ हैबिट ऑफ रिसाइकलिंग देयर क्वेश्चंस। वो लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके, थोड़ा सा और कम कॉम्प्लिकेटेड करके ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ सकते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा कौशिक से इन्फ्लुएंस लेता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेट बट इन टर्म्स ऑफ स्टाइल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कौशिक में है ना इस स्टाइल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे भी वो सिमिलर टाइप है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एडी हायर सेकेंडरी स्कूल offers courses for 11th and 12th standard in three streams, that is arts, commerce and science. AHSS runs the higher secondary classes along with primary and secondary classes, but for accounting purposes it treats the higher secondary as a separate responsibility center. सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब हायर सेकेंडरी अपने आप में पूरी एक अलग ही कैलकुलेशन बनेगी। अब इंडिया में ध्यान रखना, the the primary section is class 1 to 5, the secondary is 6 to 10, and higher secondary is class 11 and 12। ठीक है। इंडिया के कुछ कुछ पोर्शंस में 11th और 12th स्टैंडर्ड कॉलेज भी माना जाता है, जैसे बॉम्बे में इसे जूनियर कॉलेज बुलाते हैं, बैंगलोर में इसे पीयूसी बुलाते हैं, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से, बट मेजोरिटी ऑफ द कंट्री, मेजोरिटी ऑफ भारत स्टिल गोज टू स्कूल इन द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है, द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल wants to receive revise sorry its fee structure for higher secondary students. The accountant of the school has provided the following details for the year। जो अपने पास डिटेल्स में देख क्या क्या है। टीचर की सैलरी है 15 टीचर्स इंटू 35,000, थोड़ा सा करेक्शन करना, पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। तो अपने पास 15 टीचर है, एवरीबडी इज पेड 35,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो गया 63 लाख जो मैच हो। फिर प्रिंसिपल की सैलरी है, लैब अटेंडेंट की सैलरी है 2 अटेंडेंस इंटू 15,000 पर मंथ इंटू 2 नहीं, 12 मंथ्स, तो ये एक करेक्शन है। फिर सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ दिया हुआ है 1,44,000। सैलरी टू प्यून सेम, 4 प्यून्स इंटू 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। सैलरी टू अदर स्टाफ है, एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर, ऑफिस एंड एडमिन, एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे। ठीक है। तो ऐसे अपने पास बथेरे खर्चे दिए हुए, और अदर इंफॉर्मेशन में देख क्या बोला हुआ है, स्टैंडर्ड 11th एंड 12th मतलब हायर सेकेंडरी इन्होंने अलग से दिया हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दैट इज क्लास 1 to 10 ये लोग ने साथ में दे दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं पूरे सेक्शन में ये बता दिया है, स्कूल में कितने हैं वो बता दिया है। लैब क्लासेस ऑब्वियसली आर्ट्स और कॉमर्स के लिए है नहीं, साइंस और स्कूल के बच्चे है ना लैब क्लासेस करते हैं। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सबके लिए 2 है बॉस,
सारे ही लोग 2 एग्जाम लिख रहे हैं। टाइम स्पेंड एट लाइब्रेरी पर स्टूडेंट पर ईयर इज 180, 120, 240 एंड 60। अब ये थोड़ा सा स्कैम है। क्यों? यार ये आर्ट्स का बच्चा क्या कर रहा होगा 180 आवर्स, और कॉमर्स का सबसे कम है, ये बराबर है। स्कूल वाला बच्चा भी क्या ही करता होगा लाइब्रेरी जाके भगवान। टाइम स्पेंड बाय द प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, और टीचर्स फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। अब ये नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। अपने पास टीचर्स कितने? ये तो पूरे स्कूल के, पूरे स्कूल में 15 टीचर। टीचर्स फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड कितने हो रहे? 4 + 5 + 6, ये भी 15 टीचर। 15 टीचर पूरे स्कूल में, 15 टीचर 11th और 12th स्टैंडर्ड, विच मीन्स वन ऑफ द टू थिंग्स। या तो है ना स्कूल सेक्शन में क्लास 1 to 10 में टीचर ही नहीं है, और या तो है ना वो लोग वॉलेंटरी फ्री बेसिस पे पढ़ा, और तो और तो कोई रीजन मिल ही नहीं रहा। ठीक है ना? तो वो है अपने पास वैसा। अब आगे देख क्या बोला हुआ है। वन टीचर who teaches economics for art stream students also teaches commerce stream students. Teacher takes 1040 classes in a year, and that includes 208 classes for commerce students. ठीक है, तो एक टीचर 2 स्ट्रीम पढ़ा। फिर बोला देयर इज अनदर टीचर who teaches mathematics for science stream students, also teaches business mathematics to commerce stream students. ओके, तो एक और टीचर है जो साइंस के हैं, और वो साइंस के टीचर जो है वो अपन लोग को पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स वालों को भी, और वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। शी टेक्स 1100 क्लासेस इन अ ईयर, एंड इट इंक्लूड्स 160 क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है। वन प्यून इज फुल्ली डेडिकेटेड टू द हायर सेकेंडरी सेक्शन, अदर प्यून्स डेडिकेट देयर 15% टाइम टू द हायर सेकेंडरी सेक्शन। और बोला है ऑल स्कूल स्टूडेंट्स irrespective of section and age participate in annual functions and sports activities। ठीक है, तो ये हो गया। पीयून का ब्रेकअप दिया है, और सारे बच्चे एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे करते। मांगा देख क्या है, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल द 3 स्ट्रीम्स। मतलब आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस में इनको कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम चाहिए। तो अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और क्योंकि इनको पर एनम चाहिए, तो ये टोटल कॉस्ट अपने को पर एनम बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो पूरे टोटल कॉस्ट पर एनम पूरे स्कूल का निकाल पूरी आर्ट स्ट्रीम का निकालो, डिवाइड दैट बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट विल गेट यू द कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम। बराबर। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है ये सब। अपने पास ये सारे खर्चे दिए हैं, ये सारे खर्चे पूरे स्कूल के हैं। अपने को है ना इन सारे खर्चों में पूरे स्कूल में से आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, ये 3 स्ट्रीम में अलग अलग अपने को खर्चे बांट देने हैं। एक बार वो अलग अलग खर्चे बांट दिए ना, अपने पास इंडिविजुअल कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइड बाय स्टूडेंट्स कर लेंगे तो हो जाएगा। और देख अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया, तो अपने को बेसिकली यहाँ पे चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि अपने को जितने भी कॉस्ट है ना उन सबको डिवाइड कर देना है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में। मतलब स्कूल का भी करना पड़ेगा डिवीजन, बट क्योंकि स्कूल के बच्चों का अपने को कुछ पूछा नहीं है, तो अपन लोग उसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे नहीं। बट आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बनानी है, और आर्ट्स कॉमर्स साइंस की है ना अपने को अच्छे से टोटल कॉस्ट ढूंढ के लानी है। ठीक है, ये जो कॉस्ट है ये पूरे स्कूल का है, अपने को इसमें से कॉस्ट स्ट्रीम वाइज निकाल के देनी है। ठीक है, नाउ फॉर दैट कुछ जगह पे अपने को एडजस्टमेंट्स लगेंगे, कुछ जगह नहीं लगेंगे। पहला कॉस्ट एक अपने पास क्या दिया हुआ है, टीचर का सैलरी। अब है ना एक बात समझ, अपने पास टोटल 15 टीचर है, और अपने पास ये टीचरों में 2 कैटेगरी ऑफ टीचर्स है। पहला कैटेगरी वो जो सिर्फ अपना स्ट्रीम पढ़ा रहा है, और दूसरा कैटेगरी जो एक से ज्यादा स्ट्रीम पढ़ा रहा है। तो देख अपने पास है 15 टीचर, अपने पास ऐसे 2 टीचर है। एक टीचर है जो इकोनॉमिक्स स्ट्रीम के, सॉरी आर्ट्स स्ट्रीम के, वो इकोनॉमिक्स आर्ट्स वालों को भी पढ़ा रहे हैं और कॉमर्स वालों को भी। तो एक वो टीचर है। दूसरे टीचर ऐसे हैं जो साइंस के हैं,
साइंस वाले टीचर हैं जो अपने को कॉमर्स वालों को भी पढ़ा रहे, तो अपने पास दो टीचर ऐसे हैं जो मल्टीपल स्ट्रीम्स पढ़ा रहे। तो अपन लोग क्या करेंगे ना, अपन लोग उन 15 टीचर को ब्रेक डाउन कर देते। 13 टीचर ऐसे जिनको अपन बुलाएंगे डेडिकेटेड टीचर। हमें डेडिकेटेड मतलब सिर्फ अपना ही स्ट्रीम पढ़ाने वाले, कुछ और मत सोचना लाइक। तो 13 टीचर ऐसे जो सिर्फ अपना स्ट्रीम पढ़ा रहे, और दो टीचर ऐसे जो सिर्फ जो मल्टीपल स्ट्रीम्स पढ़ा रहे। ठीक है, तो डेडिकेटेड 13, फ्लोटर मान लेंगे 2। अब आर्ट्स कॉमर्स साइंस में डेडिकेटेड टीचर्स कितने हैं, पहले वो ढूंढेंगे। देख, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, वो जो टीचर जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं ना, वो प्रीडोमिनेंटली आर्ट स्ट्रीम के टीचर है। ठीक है, तो वो आर्ट स्ट्रीम के टीचर है, और दूसरे वाले टीचर जो मैथ्स पढ़ा रहे वो साइंस स्ट्रीम के टीचर है। तो अपने पास दोनों वहां से डेडिकेटेड टीचर्स में से एक एक कम कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर्ट्स के 4 टीचर है ना टोटल, उसमें से एक फ्लोटर टीचर है और 3 डेडिकेटेड टीचर है। साइंस में 6 टोटल टीचर्स है, उसमें से एक मल्टीपल स्ट्रीम्स पढ़ा रहे हैं, तो 5 डेडिकेटेड टीचर्स है। ध्यान देना, कॉमर्स के सारे 5 टीचर सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स पढ़ा रहे, वो और कहीं नहीं जा रहे। तो अगर वो और कहीं नहीं जा रहे, मतलब वो सारे के सारे टीचर्स डेडिकेटेड टीचर्स ही है। समझ में आ रहा है? तो आर्ट्स के टीचर 3, कॉमर्स के 5, साइंस के 5, इतने डेडिकेटेड टीचर्स। ठीक है, अब ये जो डेडिकेटेड टीचर्स है बॉस, इनकी सैलरी तो इनके स्ट्रीम में ही जाएगी। ये तो सिर्फ अपना ही स्ट्रीम पढ़ा रहे, तो इनकी पूरे साल की जो भी सैलरी है वो उनके स्ट्रीम में डाल दी। तो अच्छा, टीचर को सैलरी कितनी मिलती है? 35,000 रुपीज पर मंथ मिलता है, इंटू 12 मंथ्स, तो मतलब 4,20,000 है। तो ये जो अमाउंट है 1260, 21 लाख और 21 लाख, ये तो उनके खुद के स्ट्रीम में ही जाएगा। समझा? ये उनके खुद के स्ट्रीम में ही जाएगा। इसके अलावा दो टीचर फ्लोटर्स है। उन दो फ्लोटर टीचर है ना, उनकी सैलरी का क्या करेंगे? उन्होंने ना जितनी क्लासेस जो भी स्ट्रीम की ली है ना, उसके हिसाब से उनका कॉस्ट डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने जो आर्ट्स वाले टीचर है, अब वो आर्ट्स वाले टीचर जो है, जो इकोनॉमिक्स आर्ट्स स्ट्रीम को भी पढ़ा रहे हैं और कॉमर्स स्ट्रीम को भी, उन्होंने टोटल लिए 1040 क्लासेस, और उसमें से 208 क्लासेस जो है वो कॉमर्स वालों के लिए। अब प्लीज एक बात समझना, सैलरी तो उनको भी उतनी ही मिल रही है, 4,20,000। 4,20,000 उनको भी सैलरी मिल रही है, बट दैट इज फॉर हाउ मेनी क्लासेस? 1040 क्लासेस। सो इसको डिवाइड करेंगे तो एक क्लास का खर्चा मिल जाएगा। एक बार एक क्लास का खर्चा मिला, फिर इनटू जो भी है ना अपने 208 क्लासेस जो है वो कॉमर्स के, और बचे हुए 832 क्लासेस। सर ये 832 कैसे आया? 1040 में से 208 जो है वो कॉमर्स के है, तो बचे हुए हो गए ना आर्ट्स के। तो अपन लोग इस रेशियो में है ना कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। 4,20,000 डिवाइड बाय 1040, एक क्लास का कॉस्ट मिला, इनटू द नंबर ऑफ क्लासेस, हो गया अपना आर्ट्स और कॉमर्स का क्लास। नेक्स्ट नेक्स्ट 4,20,000 साइंस वाले टीचर का कॉस्ट है, वो 4,20,000 में से कॉमर्स का कितना और साइंस का कितना? तो कॉमर्स में 160 क्लासेस हुए हैं, और साइंस में हुए 940 क्लासेस। तो 160 और 940 के रेशियो में ये वाला अमाउंट डिवाइड कर देंगे। सॉरी, 160 क्लासेस जो है वो कॉमर्स की है, तो उतना पोर्शन कॉमर्स में, बचा हुआ साइंस में। इन सब को ऐड करेंगे तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का टीचर्स का कॉस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? आर्ट्स कॉमर्स साइंस का टीचर्स का कॉस्ट अब जाके मिलेगा। अब ये हो गया अपना टोटल अमाउंट। और एक चीज यहाँ पे वेरीफाई हो सकती है। देख, टोटल टीचर्स का कॉस्ट 63 लाख था, और टोटल टीचर सिर्फ स्कूल में मतलब हायर सेकेंडरी में थे, स्कूल में तो कोई था ही नहीं। तो मतलब इनका टोटल should be equal to 63 lakhs. It is 63 lakhs. समझा गया? तो अब जब अपन लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, सबसे पहला कॉस्ट उसमें लिखेंगे। स्टेटमेंट कैसा बनेगा? पर स्टेटमेंट बनेगा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द 3 स्ट्रीम्स पर एनम। तीनों स्ट्रीम का पूरे एक साल का कॉस्ट ढूंढेंगे, उसमें सबसे पहला कॉस्ट लिखेंगे टीचर सैलरी। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रिंसिपल की सैलरी। प्रिंसिपल की सैलरी का क्या होगा?
प्रिंसिपल की सैलरी जो है ना, दैट विल बी डिवाइडेड ऑन सम बेस। कौन से बेस पे डिवाइड करें? उन्होंने अपने को बेस दिया है टाइम स्पेंड बाय द प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनकी सैलरी है 14,40,000। वो अपन लोग है ना उस बेस में डिवाइड कर देंगे 60, 208, 312, 480 और 1400। देख, अपने रेशियो में 1400 भी लेना, बट अपन लोग है ना स्कूल का बना ही नहीं रहे, इसके लिए ना वो वहां पे कैलकुलेशन में आ भी नहीं रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे। 200 कितना है? 14,40,000 है। उसको है ना इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दे रहा हूँ कैसे रेशियो में कैलकुलेट किया जाता है जल्दी से। अब तुम्हें अगर डिविजन करना है तो तुम क्या करोगे? 14,40,000 डिवाइडेड बाय 208 प्लस 312 प्लस 480 प्लस 1400 डिवाइड बाय 2400, वो सबको ऐड कर लिया तुमने। फिर इंटू 208 करोगे। फिर ये पूरा का पूरा स्टेप वापस रिपीट करते जाओगे। इंटू 312 इंटू 480, ऐसे ऐसे करके ना इसको वापस से रिपीट करते जाओगे। ये मत करो, शॉर्टकट समझो। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2,400 इक्वल टू कर दो 600 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर, दिख रहा है क्या? हाँ, 600। अब दो बार मल्टीप्लाई दबाओ, इंटू इंटू, दो बार मल्टीप्लाई। कुछ कुछ कैलकुलेटर में ऊपर लेफ्ट साइड के डिस्प्ले पे के आ जाएगा, कुछ कुछ में नहीं आएगा, पर ये फंक्शन सब में होगा। अब दो बार मल्टीप्लाई करने का 208 इक्वल टू कर दो 208 इक्वल टू 124,800। ठीक है? फिर उसी 124,800 पे, उसी 124,800 पे 312 इक्वल टू पंच करो। 312 इक्वल टू, ये आ गया 187,200। उसी 187,200 पे 480 इक्वल टू कर दो, तो 2,88,000 हो गया अपना कैलकुलेशन। बस बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना? अपन यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं समझ ले मेरे लाल। अपन लोग ने है ना जब यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया ना, अपन लोग कैलकुलेटर को बोल रहे हैं प्लीज दिस कीप कीप दिस मच एज कांस्टेंट। और अब मैं जो तुम्हें नंबर्स दे रहा हूं उससे है ना इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दो। तो कैलकुलेटर ने 600 कांस्टेंट रख दिया और मल्टीप्लाई करने लग गया तुम्हारे 208 312 480 से। ठीक है? तो 600 जो है वो रख दिया कांस्टेंट और इसको करते गए मल्टीप्लाई, और ऐसे करते करते आ गए अपने सारे आंसर्स। फार मोर एक्यूरेट, फार मोर क्विकर। समझा गया? चल, तो देख, अब उसी रेशियो में अपन का प्रिंसिपल का सैलरी आ गया। फिर नेक्स्ट देख, लैब अटेंडेंट का सैलरी। अब लैब अटेंडेंट का सैलरी किसको बांटोगे? जो लैब में जा रहा है। लैब में कौन जा रहा है? सिर्फ साइंस और स्कूल के बच्चे। तो आर्ट्स और कॉमर्स में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो अपने को लैब क्लासेस में डिवाइड करना है, 144:156 के रेशियो में डिवाइड कर लो। पर लिखने में तो सिर्फ 144 वाला हिस्सा ही आएगा। क्यों? क्योंकि है ना अपने को 156 वाला हिस्सा तो कर ही नहीं रहे। 156 वाला हिस्सा स्कूल का है। तो अपन लोग सिर्फ 144:156 के रेशियो में खर्चा डिवाइड कर लो एंड वे डन। समझा गया? लैब अटेंडेंट होने के बाद सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ का खर्चा कैसे डिवाइड होएगा? इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट पर ईयर, पर स्टूडेंट पर ईयर। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है, समझना। पर स्टूडेंट बोला है ना, अगर पर स्टूडेंट बोला है तो ये 180 आवर्स तो एक बच्चे का। अब सबसे ज्यादा कौन बैठा है लाइब्रेरी में? साइंस का 240 घंटे। पर कितने बच्चे बैठे 240 घंटे? सिर्फ 180 ना। कितने आवर्स हुए? 240 इंटू 180,
43,200 हो रहे हैं। सबसे कम कौन बैठा है बता? स्कूल का बच्चा 60। पर वो बच्चे कितने हैं? 60 आवर्स ही बैठे, पर बच्चे कितने? 840 मल्टीप्लाई करो 50,400। स्कूल के बच्चों ने ज्यादा आवर्स यूटिलाइज किए हैं। स्कूल के बच्चों ने ज्यादा आवर्स यूटिलाइज किए हैं यहाँ पे। अगर उन्होंने ज्यादा आवर्स यूटिलाइज किए हैं तो कॉस्ट भी ज्यादा लगना चाहिए था। पर अपन ने इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, पर स्टूडेंट पर ईयर ही कर दिया बॉस। सीधा 180, 120, 240 और 60 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये गलत है, ये गलत है। पर यही सही है एज पर आईसीआई, तो यही करना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 180 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 60। इस रेशियो में डिवाइड करके अपने को आ जाएगा क्या? लाइब्रेरी स्टाफ। ठीक है ना? फिर अगला आ जाता है प्यून। प्यून के लिए आ जाओ वर्किंग नोट। प्यून के लिए क्या बोला है उन्होंने? प्यून के लिए बोला था सर, एक प्यून पूरा टाइम सिर्फ हायर सेकेंडरी ही अटेंड करता है, तो एक प्यून की तो पूरी सैलरी हायर सेकेंडरी में जाएगी, पूरी सैलरी। पर अपने बाकी तीन प्यून भी है ना, 15% टाइम तो डेडिकेट करते ही है। अब देख, प्यून की सैलरी है कितनी? 10,000 रुपए महीने के, इंटू 12 महीने। एक प्यून की तो पूरी सैलरी ले ली। बाकी तीन प्यून 10,000 रुपए महीना, इंटू 12 महीना, 1,20,000, इंटू तीन प्यून की सैलरी ले रहे, तो 3,60,000 का 15%, 54,000 इज व्हाट विल बी द प्यून का सैलरी इन द सेकेंड केस। तो ये हो गया 1,74,000। बट ये 1,74,000 प्लीज ध्यान रखना, ये पूरे स्कूल का नहीं है, पूरे आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो पूरे कॉलेज सेक्शन का है। पर अपने को तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में ब्रेकडाउन चाहिए। कहां से आएगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस? अगर कोई बेस ना हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द बेस्ट बेस। तो यहाँ पे ये 1,74,000 अपन लोग डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स 120, 360 और 180। समझ में आया? और ये आ गया अपने पास अमाउंट। ठीक है? तो प्यून की सैलरी में है ना, सबसे पहले तो एक प्यून की पूरी सैलरी, बाकी तीन प्यून की 15% सैलरी आ जाएगी अपने को टोटल सैलरी, पर वो पूरा कॉलेज की है। अब कॉलेज से है ना आर्ट्स कॉमर्स साइंस कैसे करेंगे? वी विल डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आया? नेक्स्ट, सैलरी टू अदर स्टाफ। अब एज आई सेड, अगर बेस नहीं है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ट बेस है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अपन लोग ने है ना प्यून में है ना सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के बच्चों के बीच में रेशियो डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि जो खर्चा आया था अपने को वो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का था। बट ये जो अदर स्टाफ है 4,80,000, ये तो पूरे स्कूल का है। और अगर ये पूरे 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 स्कूल का है तो फिर होना चाहिए ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स में। मतलब इसमें है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 120, 360, 180 और 840 भी आएगा इन द वर्किंग। समझा गया? ये आ गया अदर स्टाफ। फिर है नेक्स्ट एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर। अब है ना थोड़ा सा एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना। इन्होंने अपने को दो मेट्रिक दिए। अपने को नंबर ऑफ एग्जाम्स बोला है दो, दो, दो और दो। तो मतलब सारे के सारे एग्जाम्स दो दो बार ही हो रहे हैं, सब लोग दो बार लिख रहे हैं। पर क्या सेम नंबर ऑफ बच्चे लिखते हैं? मुझे एक बात बताओ, मैं 50 लोगों का दो एग्जाम लू और 500 लोगों का दो एग्जाम लू, क्या खर्चा सेम आएगा? नहीं ना, नहीं आ सकता सेम। तो यहाँ पे अपने को कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा? इट विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ एग्जाम्स। समझ में आया? तो देख, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ एग्जाम्स, सबसे पहले तो रेशियो ड्रॉ करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसमें भी स्कूल के बच्चे आएंगे क्योंकि ये खर्चा पूरे स्कूल का है। सिर्फ पीयून का खर्चा एक ऐसा था जो अपने को कॉलेज के लिए मिल गया था, अदरवाइज सारे के सारे खर्चे पूरे स्कूल के हैं। तो खर्चा पूरे स्कूल में ही डिवाइड होगा, मतलब स्कूल का बच्चा भी इंक्लूड होगा। नंबर ऑफ एग्जाम्स है दो, दो, दो और दो। ये आ गया अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ एग्जाम्स।
इस रेशियो में कॉस्ट डिवाइड करना है। हालांकि क्योंकि इधर सबके एग्जाम्स दो ही है, तुम्हारा ये रेशियो इंटैक्ट है, पूरा का पूरा सेट ट्वाइस हो गया, रेशियो इंटैक्ट है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि रेशियो इंटैक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर नंबर ऑफ एग्जाम्स अलग अलग होते तो फर्क पड़ता। समझ में आ रहा है? तो अपन लोग एग्जामिनेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ एग्जाम्स ले लेंगे, और उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे, ये तीनों के लिए अपन को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा। क्यों? ऑफिस या एडमिन के लिए कोई डेटा ही नहीं दिया है, तो वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जाएगा। और एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे फंक्शन में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है, इट इज ऑन द ऑल स्कूल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एंड एज पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शंस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। मतलब ये सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में ही कॉस्ट डिवाइड होगा। वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दैट, तो अपने को टोटल कॉस्ट पर एनम मिल जाएगा। डिवाइड कर लो नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम मिल जाएगा। सोच, काफी काफी लंबा, 25 मिनट तो हो गए, और अभी तक तो क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। अब सेकेंड पार्ट में देख क्या बोला भाई। पर सेकेंड और थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है। उन्होंने बोला, इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू टेक अ यूनिफॉर्म फी of 1000 per month from all the higher secondary students, calculate stream wise profitability। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, ये जो 1000 रुपए पर महीना है, वो यूनिफॉर्म फी मतलब स्कूल यूनिफॉर्म नहीं। इट इज नॉट स्कूल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फी मतलब सारे जगह पे सेम, सबसे सेम अमाउंट ऑफ फीस लेने वाले हैं, ये यूनिफॉर्म फी होता है। तो यूनिफॉर्म फी 1000 रुपए है, मतलब 1000 रुपए पर मंथ अपन लोग ले रहे हैं। तो पूरे साल के 1000 रुपए पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, 12,000 रुपए लेंगे। और वो लोग पूछ रहे हैं, अगर हर स्टूडेंट से साल के 12,000 रुपए लिए, तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा ये बताओ। तो देख बहुत सिंपल है, 17,397, 17,397 ये अपना कॉस्ट है एक बच्चे का, 8 स्टूडेंट का, एक साल का। फीस कितनी ली अपन ने उससे? फीस तो ली से 12,000 रुपए, तो अपने को 5,397 का एक बच्चे पे लॉस होगी। साइंस और कॉमर्स में देख, कॉमर्स वालों से भी तो 12,000 ही लिए, तो यहाँ पे करीब 2,467 के आसपास मेरे ख्याल से है ना प्रॉफिट हो जाएगा। और साइंस भयंकर लॉस में, फीस ली 12,000, कॉस्ट गया 19,000, तो ये हो गया 7,238 नेगेटिव। अब ये जो है, ये तो है अपना क्या, पर स्टूडेंट। उन्होंने स्ट्रीम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी मांगा है, तो पर स्टूडेंट का इतना अमाउंट है, इनटू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना पड़ेगा 120, 360 और 180, तब जाके अपने को टोटल लॉस या प्रॉफिट मिलेगा। अपेरेंटली सब कॉमर्स वाले ही प्रॉफिट में है, बाकी दोनों बेचारे लॉस में। ठीक है। अब लास्ट पार्ट देख, टेक्स्ट बुक में से देख ले क्या बोला हुआ है। बोल रहे हैं, इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू टेक 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कंप्यूट द फी टू बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द थ्री स्ट्रीम्स रिस्पेक्टिवली। यार ये तो बहुत सिंपल है, अपने पास बता दिया है कि ना प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% ऑन कॉस्ट। तो देख कॉस्ट अपने पास ऑलरेडी है, ढूंढा फर्स्ट पार्ट में, प्रॉफिट 10% ऐड कर ले, आ गई अपनी फीस फॉर द ईयर। सिंपल, समझ में आया क्या? हो गया अपना क्वेश्चन सॉर्ट। लगा है थोड़ा टाइम, बट वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बट एक्सट्रीमली लेंथी। ठीक है ना? चल आजा अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। हाँ जी सर, आ जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इट इज ऑन अ थिएटर। बहुत 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 पुराना क्वेश्चन है, बट आई थिंक अभी की सिचुएशन में जहाँ सर्विस कॉस्टिंग में नई 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 सर्विसेज आ रही है, मुझे ऐसा लगता है ये वाली सर्विस शायद री इंट्रोड्यूस हो सकती है वाया एन आरटीपी और एनएमटीपी और पेपर। तो मुझे लगता है कि ये इतना काम तो करना बनता है। आज फटाफट देख लेते हैं, प्यारा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट देख लेते हैं। देख क्या बोला भाई, द डेटा गिवन रिलेट्स टू एंटरटेनमेंट पैराडाइज, अ मिनी थिएटर फॉर द ईयर एंडिंग 2007। तो इन्होंने अपने पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और सैलरीज दिए,
एक मैनेजर है 800 रुपए पर मंथ का, 10 गेट कीपर है 200 पर मंथ ईच, दो ऑपरेटर 400 पर मंथ ईच। वो थोड़ा है ना टेबल का मेरे यहाँ से मिस्टेक हो चुका है, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना। 4 क्लर्क है 250 पर मंथ ईच। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, कार्बन, मिसलेनियस, एडवर्टाइजिंग, एडमिन, हायर ऑफ प्रिंट। और बोला है प्रीमाइस इज वैल्यूड एट 6 lakhs, लाइफ 15 years, projector and other equipment is 3,20,000 और इस 10% depreciation is to be charged। तो ये तो अपने खर्चे हो गए। और आगे देख क्या बोला है, डेली 3 shows आर रन थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब 365 दिन 3 शो होते हैं। द टोटल कैपेसिटी 625 सीट्स which is divided into 3 classes as follows। तो एमरल्ड, डायमंड एंड कोरल। तो एमरल्ड है 250, डायमंड है 250 और 125 कोरल। तो ये हो गए अपने 625 सीट्स। और बोला है असर्टेन कॉस्ट पर मैन शो अज्यूमिंग दैट 30% of the seats remain vacant and weightage of the classes to be given to the 3 classes is 1:2:3। ये वेटेज का मतलब क्या है, तुम अगर एमरल्ड सर्कल से x लोगे तो डायमंड से 2x लेना है, कोरल से 3x लेना है। ठीक है, 1x 2x 3x ऐसे करके महंगी होते जाएगी सीट्स। और बोला डिटरमाइन द रेट्स फॉर ईच ऑफ द क्लास इफ द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स 30% ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स, इग्नोर एंटरटेनमेंट टैक्स। तो बहुत सिंपल है बॉस, बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। अपन लोग को है ना सबसे पहले तो बोला कॉस्ट पर शो, करेक्शन है सॉरी, कॉस्ट पर शो है, माय बैड, इट इज कॉस्ट पर शो। कॉस्ट पर शो कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शोज, सिंपल। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट में अपने पास क्या क्या है, तो टोटल कॉस्ट में अपने पास सबसे पहले तो सैलरीज है, वो एक मैनेजर है इंटू 800 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। फिर 10 गेट कीपर है एट 200 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। एक काम करते हैं अपन लोग, है ना स्टेटमेंट बना लेते ऑफ टोटल कॉस्ट पर एनम। क्यों पर एनम बना रहे हो सर, अरे क्योंकि अपने पास पूरा खर्चा ईयरली ही दिया है, तो अपन लोग उसको बाद में डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन हर अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी विल ड्रॉ स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट पर एनम और फिर लास्ट में है ना पर शो से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अपन लोग है ना यहाँ पे सैलरीज के लिए एक मैनेजर है 800 रुपए पर मंथ, 10 गेट कीपर है 200 पर मंथ, दो ऑपरेटर है एट 400 पर मंथ और 4 क्लर्क है एट 250 पर मंथ। तो ये हो गया 800, ये हो गए 2000, ये हो गए 800 और ये हो गया 1000। तो 1800 प्लस 2800, 4600 पर मंथ है इंटू 12 मंथ्स, इंटू 12 मंथ्स। तो सैलरी सैलरी हो गई 55,200। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इतना काम तो रेडी हो गया, सैलरीज आ गई। अब अपने पास और खर्चे में क्या क्या है देखो, इलेक्ट्रिसिटी है 11,655, कार्बन 7,235, मिसलेनियस 5,425, एड है 34,710, एडमिन है 18,000, हायर ऑफ प्रिंट है 1,40,700 और प्रेमाइस का डेप्रिसिएशन, प्रेमाइस का डेप्रिसिएशन 6 लाख रुपए का प्रेमाइस है, गुड फॉर 15 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो सीधा डिवाइड कर लेंगे, 6 लाख डिवाइड बाय 15 ईयर्स 40,000 रुपीज। ये हो गया अपना प्रेमाइस का। और प्रोजेक्टर का 3,20,000 का प्रोजेक्टर है और 10% डिप्रिसिएशन लेना है, तो 32,000। बस ये आ गया अपने पास टोटल कॉस्ट। बस टोटल कॉस्ट में 55,200 प्लस 11,655 प्लस 7,235 5,425 34,710
18,000 plus 140,700, 40,000 plus 32,000, 344,925। तो अपने पास न्यूमरेटर तो आ गया, अपने को ढूंढना था क्या, कॉस्ट पर शो। कॉस्ट पर शो के लिए अपने को क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट, वो आ गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शोज। तो डिवाइड बाय टोटल शोज, अपने पास शोज होने कितने वाले, 3 होने वाले पर डे फॉर 365 डेज, 365 डेज। तो कितने हो गए, 365 इंटू 3, 1095 शोज। तो अपने को आ जाएगा कॉस्ट पर शो 344,925 डिवाइडेड बाय 1095, 315 रुपए इज द कॉस्ट। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि अपने को टिकट का प्राइस ढूंढ के देना है फॉर एमरल्ड, डायमंड एंड कोरल। तो अपने को हर सीट का है ना टिकट का प्राइस निकाल के देना है। और उन्होंने बोला उनको प्राइस के लिए प्रॉफिट कितना चाहिए, 30% ऑन टेकिंग्स। तो ये जो कॉस्ट पर शो है इसमें प्रॉफिट ऐड कर देते तो अपने को टेकिंग्स आ जाएगा। अब टेकिंग्स कितना लेंगे, उन्होंने बोला है 30% ऑन टेकिंग्स है, तो आई एम गोइंग टू टेक टेकिंग्स एज 100, प्रॉफिट एज 30, कॉस्ट एज 70। तो 315 डिवाइड बाय 70%, 450 रुपए अपने को एक शो से चाहिए। एक शो जब भी रन करेंगे तब 450 रुपए चाहिए। अब ये 450 रुपीज अपने को कहां से मिलेगा, 450 अपने को ये कहां से आएगा। तो बस अपन लोग वो सीट्स बेचेंगे तो ही आने वाला है। अच्छा, सीट कितने बेचने वाले, एमरल्ड में 250 सीट्स है बट 20% आर वेकेंट, तो 200 सीट एमरल्ड में। डायमंड में वापस से 250 सीट्स है बट 20% आर वेकेंट, तो 200। और कोरल में 125 सीट्स है और 20% आर फ्री, तो मतलब 100 सीट्स बराबर। अच्छा, तो एमरल्ड से अगर एक्स लिया तो कोरल से 2x लेना है, और डायमंड, सॉरी डायमंड से 2x लेना है, माय बाइट। और कोरल से 3x लेना पड़ेगा। क्यों, उन्होंने वेटेज दिया है एक्स 1:2:3। तो जो भी अपन लोग है ना एमरल्ड से लेंगे उसका डबल डायमंड से, और उसका ट्रिपल अपन लोग लेंगे कोरल से। तो अब ठीक है, 200 सीट्स पे अपने को x रुपीज मिलेंगे, 200 सीट्स पे 2x मिलेंगे, और 100 सीट पे अपने को 3x मिल जाएंगे। और इन सब का कलेक्शन कितना होना चाहिए, 450। तो 200 एक्स प्लस ये हो जाएगा 400x, और ये हो जाएगा 300x। तो 200 प्लस 400 प्लस 300, 900x इज 450। तो x इज 450 डिवाइडेड बाय 900, दैट इज 0.5। व्हाट इज x, x वाज एमरल्ड का सीट, एमरल्ड का सीट जो है ना वो 0.5 रुपीज का है। तो डायमंड का सीट वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स है, तो 2 इंटू 0.5, ये 1 रुपया। एंड कोरल का सीट 3x है, 3 इंटू 0.5, 1.5 रुपया। हो गया अपना सीट का सिलेक्शन और प्राइसिंग। जो सबसे सस्ता वाला सीट वो 50 पैसे का, महंगा वाला बीच वाला सीट 1 रुपए का, महंगे वाला सीट 1.5 रुपीज का। डन, समझा गया। आजा अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। हाँ जी सर, आ गया अगला क्वेश्चन विच इज 36। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑन अ होटल, बट होटल के साथ साथ इसमें प्रॉफिट भी पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा है, बट एक या दो चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है अपन लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नाउ व्हाट डज इट से, रॉयल होटल ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ रूम्स टू इट्स गेस्ट, डीलक्स, एग्जीक्यूटिव एंड स्वीट रूम। तो 3 टाइप के रूम्स है। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। तो डीलक्स, एग्जीक्यूटिव और स्वीट रूम में इन्होंने अपने को टैरिफ पर डे दे दिया है 1500, 2400 और 3800। तो स्वीट सबसे महंगा है, डीलक्स सबसे सस्ता है। एंड नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं वो बता दिया है,
और एवरेज ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द ईयर भी दे दिया है। हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस पर डे है बॉस, ये प्लीज मार्क करेंगे। द हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस आर पर डे। और बोला है द होटल प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फैसिलिटी टू इट्स एग्जीक्यूटिव रूम एंड स्वीट रूम गेस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सिर्फ ये दो कैटेगरी के रूम्स के लिए है। और सामने बोला है स्विमिंग पूल फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल बट फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली टू द स्वीट रूम गेस्ट। और बोला है द रेस्टोरेंट एंड स्विमिंग पूल इज रन बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। द कॉन्ट्रैक्टर रिकवर चार्जेस ऑफ 150 per person for breakfast and 200 per person for using the swimming pool facilities from the Royal Hotel। तो अपन ने है ना अपना ब्रेकफास्ट और स्विमिंग पूल है ना किसी और को दे दिया है चलाने के लिए, और वो लोग अपने से 150 और 200 रुपीज चार्ज करते पर गेस्ट। एक गेस्ट का यहाँ प्लीज ध्यान रखना, पर रूम नहीं है, पर गेस्ट है ये, प्लीज ध्यान में रखना इसको। और बोला है बिसाइड्स द अबव मेंशन चार्जेस एनुअल फिक्स एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। तो इन्होंने सैलरी टू स्टाफ दे दिया है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी दिए। और बोला है सैलरी टू स्टाफ आर अपॉर्शन टू डीलक्स एग्जीक्यूटिव एंड स्वीट रूम इन द रेशियो ऑफ 25 35 40। तो ये आ जाएगा 25 35 और 40 के रेशियो में। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्यूपेंसी। तो जिसके जितने रूम डेज होंगे उसके हिसाब से अपना इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस आएगा। और बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ ईच रूम टाइप ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है, अपने पास ये भी ऐसे भी सब एनुअली है, तो अपने से प्रॉफिट भी एनुअली मांगा है। और बोला क्या है अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, डबल ऑक्यूपेंसी इन ईच रूम टाइप। डबल ऑक्यूपेंसी का मतलब एक रूम में दो गेस्ट है। अब ये जानना जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रेकफास्ट और स्विमिंग पूल है दैट इज 150 एंड 200 पर पर्सन है बॉस। वहां पे गलती नहीं, यहाँ पे इतना ही काम था वो। बस आगे फटाफट से सोल्यूशन देखते हैं। देख सबसे सिंपल काम क्या करेंगे, अपने पास रूम दिए हुए कितने, 20 10 और 4। और 20 10 और 4 रूम्स के सामने अपनी ऑक्यूपेंसी है 80%, 60% एंड 75%। तो 20 रूम्स का 80% मतलब 16 रूम ऑक्यूपाइड है। 10 रूम का 60% तो 6 रूम ऑक्यूपाइड है। और 4 रूम का 75% मतलब 3 रूम ऑक्यूपाइड है फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 360 डेज। तो डेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को मिल गया रूम डेज, कितना रूम्स ऑक्यूपाइड फॉर पूरा साल। तो इतने रूम डेज और अपने को टैरिफ पर रूम डे दे दिया 1500, 2400 और 3800। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को रेवेन्यू मिल जाएगा। दिस विल बिकम योर टोटल रेवेन्यू। अब एक बार तुम्हारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया ना, एक बार तुम्हारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया, उसके बाद सबसे पहला अपने पास खर्चे में क्या दिया हुआ है, हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस दिया है पर डे। एक दिन का एक रूम का 280 रुपीज है। एक दिन का एक रूम का 280। अपने पास 5760 रूम्स बुकड है, तो 5760 इंटू 280, यहाँ पे 2160 इंटू 280 और 1080 इंटू 400 एंड सॉरी रूम 280 इंटू 5760। एग्जीक्यूटिव रूम का है 320, माय बैड, एग्जीक्यूटिव रूम का है 320 इंटू 2160 और स्वीट रूम का 425 इंटू 1080। तो ये तो आ गया अपने पास क्या आ गया अपने पास द हाउस कीपिंग चार्जेस। इसके बाद माइनस करना अपने को ब्रेकफास्ट और स्विमिंग पूल। ध्यान रखना ब्रेकफास्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर द डीलक्स रूम कैटेगरी, उनको ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव और स्वीट रूम के लिए ब्रेकफास्ट है। बट कितने गेस्ट थे, तो देख अपने पास है ना 2160 रूम डेज हुए। 2160 रूम डेज में हर रोज दो गेस्ट थे। तो 2160 इतने रूम डेज तब में दो गेस्ट इंटू 150। क्यों इंटू 150 सर, क्योंकि 150 पर पर्सन है मेरे लाल, प्लीज ध्यान रखना 150 इज पर पर्सन। अच्छा अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन नहीं जम रहा हो ना,
तो ये समझ ले अपने पास 6 एग्जीक्यूटिव रूम्स है, तो मतलब अपने पास 12 गेस्ट है, 6 रूम में 12 गेस्ट है एवरी डे, तो 12 गेस्ट इंटू 360 डेज, 4320 गेस्ट हो गए इंटू 150, तुम्हें सेम ही आंसर आने वाला है, चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे स्वीट रूम में देख क्या बोला हुआ है, अपने पास रूम डेज कितने, 1080 रूम डेज, सब में 2 गेस्ट है इंटू 150। बट ब्रेकफास्ट तो अपने पास है ना, एग्जीक्यूटिव और स्वीट रूम दोनों के लिए था, बट अपना स्विमिंग पूल इज ओनली एंड ओनली फॉर द स्वीट रूम। 1080 रूम डेज में 2 गेस्ट है, और 200 पर पर्सन अपना कॉस्ट है फॉर द स्विमिंग पूल, जो अपने को पे करना है वो कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो अपने लिए कॉस्ट बनेगा। ये दोनों के बाद अपने पास सैलरी टू स्टाफ है, स्टाफ सैलरीज उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है 25 35 एंड 40 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अपना स्टाफ एक्सपेंस है 57,60,000 इंटू 25:35:40 कर लो, आंसर आ जाएगा। और लास्ट वाला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वो उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कर लेना है, तो अपनी ऑक्यूपेंसी है 5760, 2160 और 1080। बस इतनी ही ऑक्यूपेंसी के रेशियो में खर्चा डिवाइड करना है। एक बार सब डिवाइड हो गया खर्चा, माइनस करेंगे रेवेन्यू से, आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बॉस, क्वेश्चन जेन्यूनली बहुत सिंपल है, बट हाउस की ब्रेकफास्ट और स्विमिंग पूल का ध्यान रखना, उसमें पर गेस्ट है, और अपने पास डबल ऑक्यूपेंसी है रूम में, मतलब 2 गेस्ट है एक रूम में, ये चीज का ध्यान रखना। बाकी इसमें सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आजा फटाफट से अगला देखते हैं। हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ आवर हॉस्पिटल्स वाला क्वेश्चन, एकदम सेम है, सब कुछ सेम है, नथिंग डिफरेंट, बट फटाफट से कर लेंगे। तो देख क्या बोला भाई, अ ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज has decided to establish a critical care unit in a metro city with an investment of 85 lakhs in hospital equipment। ध्यान देना, ये इक्विपमेंट में खर्चा है। The unit's capacity shall be 50 beds and 10 more beds if required can be added. Other information for a year are as under। तो अपने पास बिल्डिंग का रेंट है 2,25,000, ध्यान देना फॉर अ ईयर बोला है, और यहाँ पे पर मंथ कर दिया है, तो यहाँ पे है ना गलत गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। मैनेजर सैलरी, नंबर ऑफ मैनेजर 350,000 पर मंथ टू ईच वन, तो 50,000 रुपए दे रहे हैं हर मैनेजर को, और ऐसे अपने पास 3 मैनेजर है, और 50,000 इज पर मंथ। सेम इज द केस विद नर्सेज, 24 नर्सेज है, 18,000 पर मंथ टू ईच नर्स। वार्ड बॉय, 24 वार्ड बॉयज है, 9,000 पर मंथ पर पर्सन, ठीक है। फिर डॉक्टर्स पेमेंट पेड ऑन द बेसिस ऑन नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड टाइम स्पेंड बाय देम, वो अपना पहले भी उसी क्वेश्चन में भी सेम ही कैलकुलेशन था बॉस, एवरीथिंग वाज द सेम बैक देन टू। 5,50,000 per month है। Then you have food and laundry services which are variable, medicines to patient variable, admin overheads है, और depreciation on equipment है। इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन देख बोला है 15% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये 85 lakhs पे अपने को डेप्रिसिएशन लेना है। एंड आगे देख क्या बोला है, it was reported that for 200 days in a year 50 beds were occupied, for 105 days 30 beds were occupied, and for 60 days 20 beds were occupied। तो 200 दिन, 105 दिन और 60 डेज, तो 200 प्लस 105, 305 डेज प्लस 60 डेज, 365 days। Those are the total number of days that we have। अब ये वाला क्वेश्चन इस मामले में थोड़ा बेटर है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन में तुम्हें याद है 120 और 80 डेज, 200 दिन का ही डेटा दिया था, अपने को नहीं पता था 165 डेज में बाकी हुआ क्या है, इधर पता है, ठीक है। और बोला तो हॉस्पिटल आए 250 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ 950 पर बेड टू अकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट्स, तो ये है ना तुम्हारे लिए रेवेन्यू में भी ऐड करेगा,
और ये तुम्हारे लिए कॉस्ट में भी ऐड करेगा। रेवेन्यू इसलिए क्योंकि 250 बेड लेके आए तो उसके कुछ तो पैसे मिलेंगे पेशेंट को लेटाने के, और अपन ने वो बेड भाड़े पे लिया था तो अपने को भाड़ा देना भी पड़ेगा। तो बोथ ऑफ द कॉस्ट आर एप्लीकेबल ओवर हियर। आगे क्या बोला भाई? However, this never exceeded the normal capacity of 50 beds on any day. ठीक है ना, वो लोग एक्स्ट्रा बेड्स लाए but they did not breach the total capacity that you can have. Same statement that we have in the earlier question as well. मांगा देख क्या है? Profit per patient day if the hospital charges on an average 2,500 from each patient, or break even point per patient day, make calculations on annual basis. तो required तक भी सेम है बॉस, ये वाला क्वेश्चन तो अपने आप हो ही जाएगा। अब यहाँ पे अपने को चाहिए प्रॉफिट पर पेशेंट डे, तो अगर अपने को प्रॉफिट पर पेशेंट डे चाहिए तो न्यूमरेटर में टोटल प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में टोटल पेशेंट डेज चाहिए। अब टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, बराबर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके आ जाएगा, और टोटल पेशेंट डेज तो अपने आप आ ही जाएंगे। नाउ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के लिए अपने पास क्या क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू कैसे आएगा? 2,500 पर डे पर पेशेंट, तो मतलब ये क्या हो गया? पर पेशेंट डे, दैट इज पर पेशेंट डे। तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना बहुत, सबसे पहला काम पेशेंट डेज फाइंड करने पड़ेंगे, उससे रेवेन्यू मिलेगा, माइनस करते जाएंगे सारे कॉस्ट, अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा, और उस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे पेशेंट डेज से, तो अपने को प्रॉफिट पर पेशेंट डे मिलेगा। आओ देख लेते हैं फटाफट। सो सबसे पहले प्रॉफिट पर पेशेंट डे, अपने पास है ना कितने पेशेंट से? वी हैड 50 बेड्स फॉर 200 डेज, तो ये आ गया सबसे पहला 50 बेड्स फॉर 200 डेज। फिर 105 डेज के लिए 30 बेड्स, और 60 डेज के लिए 20 बेड्स, तो अपने को आ गए टोटल तो ये। और इसके अलावा तुमने है ना बेड्स हायर भी किए हैं, जो भी बेड्स हायर हुए हैं वो भी पेशेंट डेज में आएगा, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बेड्स हायर किए वो भी पेशेंट डेज में आया। तो टोटल है 14,600 पेशेंट डेज, और ये 14,600 पेशेंट डेज पे अपने को मिलेगा 2,500 पर पेशेंट डे। तो ये आ गया अपना रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर लेते हैं। खर्चे में तो एक रेंट दिया हुआ 2,25,000 पर मंथ है, इंटू 12 मंथ्स कर लेंगे। फिर मैनेजर, नर्सेज, वार्ड बॉय, सब में सेम, जो भी पर मंथ है इंटू 12 मंथ्स इंटू द नंबर ऑफ वर्कर्स। सो फॉर एग्जाम्पल मैनेजर 50,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू 3 मैनेजर, तो 18 लाख ये हो गए। फिर नर्सेज में 18,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू 24 नर्सेज, 9,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 24 वार्ड बॉयज, ये हो गए अपने सैलरीज। उसके बाद डॉक्टर की पेमेंट है 5,50,000 पर मंथ है, इंटू 12 मंथ्स कर लो। फिर है फूड, मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तीन खर्चे तो अपने को डायरेक्ट दिए थे, ये माइनस हो जाएंगे। और फिर डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा 15% ऑफ 85 लैक्स। प्लीज ध्यान रखना, अपने जो पेशेंट डेज है ये पूरे साल के हैं, तो अपना सारा कॉस्ट पूरे साल का होना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, पहले नहीं बोला बट ये नेचुरली अब तुम्हें स्ट्राइक होगा, क्योंकि तुम्हारे पेशेंट डेज पर एनम थे, तो तुम्हारा रेवेन्यू जो है वो पर एनम है, और क्योंकि रेवेन्यू पर एनम है तो इसका मतलब है तुम्हारे लिए जो कॉस्ट आने चाहिए वो भी पर एनम आने चाहिए। तो वो आ गया अपने पास पर एनम में, डेप्रिसिएशन आ गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा जो नेक्स्ट पेज पे है अपने लिए, दैट वाज द बेड हायर चार्जेस। 250 बेड्स लेके आया, 950 पर बेड का, तो उतना अपन लोग है ना हायर चार्जेस दे देंगे। रेवेन्यू में से सारे कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड कर लेना पेशेंट डे से, तो प्रॉफिट पर पेशेंट डे रेडी है बॉस। अब सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर तुमने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं देखा है तो वो देखने के बाद आ जाना, बहुत सिंपल है। अगर देख रखा है तो तुम्हें अपने आप आ जाएगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सारे कॉस्ट को फिक्स वेरिएबल में डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद है ना फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन के लिए हेल्प मिल जाएगी। तो देख,
रेंट पेशेंट हो या ना हो देने ही है, मैनेजर नर्स और वार्ड बॉय पेशेंट हो या ना हो सैलरी देनी है। बट डॉक्टर के लिए क्या बोला था, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय देम, तो ये वेरिएबल है। फूड और मेडिसिन उन्होंने बोल दिया था वेरिएबल है, एडमिन हमेशा फिक्स होगा, और डिप्रिसिएशन जो है वो भी फिक्स होगा। लास्ट में है बेड हायर, वो वेरिएबल होगा, क्यों, जितने बेड हायर करोगे उतना ही अपने को कॉस्ट लगेगा बॉस। तो यहाँ पे है ना अपने लिए वो सारे फिक्स और वेरिएबल एफ और वी में मार्क कर लिए मैंने। अब सारे के सारे फिक्स कॉस्ट जोड़ लो, 1,63,51,000 आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट सारे जोड़ लो डिवाइडेड बाय द पेशेंट डेज, दैट विल गिव यू वेरिएबल कॉस्ट पर पेशेंट डे। अब इस वेरिएबल कॉस्ट का क्या करेंगे सर, सेलिंग प्राइस पर पेशेंट डे है ना 2,500 माइनस द वेरिएबल कॉस्ट पर पेशेंट डे, तो मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, और इस कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे से अपन लोग ब्रेक इवन फाइंड कर लेंगे। है ना यार, सिंपल मैनेजेबल, क्या डिफरेंट है। अगले में मिलते हैं।